हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट द नेम ऑफ द चैप्टर इज असेसमेंट ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का फुल फॉर्म क्या होता है हमें मालूम है, आपको पता होगा। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम एचयूएफ का नाम देखने जा रहे हैं। दैट इज नोन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है क्या? बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें दो तरह की, एक नॉर्मल हिंदू फैमिलीज भी आती हैं और इस पे सिख फैमिली भी आएंगी और इसमें जैन फैमिली भी आएंगी, ये याद रखेंगे। ये क्लियर हुआ? ये कैसे गवर्न होता है? ये हिंदू लॉ के हिसाब से गवर्न होता है। चूंकि एचयूएफ की कोई डेफिनेशन इनकम टैक्स में नहीं दी गई है, तो हम जो भी इस पर डिपेंडेंसी करते हैं वो हिंदू लॉ के हिसाब से ही डिपेंडेंसी होगी, यानी कि वी shall draw the meaning of Hindu undivided family according to the definition which is given in Hindu law. Basically, जो एचयूएफ अराइज होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होता ना, ये स्टेटस से जनरेट होता है। यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसे होती है? दो लोगों की मैरिज हुई, हस्बैंड एंड वाइफ, एचयूएफ बन गया। बच्चे पैदा हुए, एचयूएफ बन गया। तो कहने का मतलब फैमिली में एटलीस्ट दो मेंबर्स का होना जरूरी है। किसी एक मेंबर के होने, यानी पूरी फैमिली में केवल एक मेंबर अगर है तो एचयूएफ क्रिएट नहीं कर सकता। तो एचयूएफ होने के लिए एक फैमिली, ज्वाइंट फैमिली हो, न्यूक्लियर फैमिली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फैमिली का होना जरूरी है। हम आज जो टैक्सेशन सिस्टम की बात करते हैं, हाउ टू चार्ज टैक्स ऑन एचयूएफ, एचयूएफ पर टैक्स कैसे लगाया जाता है, वो क्या सिस्टम है जिसके तहत एचयूएफ पर टैक्स इंपोज किया जाता है। अगर आपको याद हो तो सेक्शन 231 में पर्सन की डेफिनेशन बताई गई थी आपको, जब आपने टैक्सेशन सिस्टम स्टार्ट किया होगा, अपना पढ़ाई स्टार्ट किया होगा, देन एट दैट टाइम यू केम टू नो दैट व्हाट इज द पर्सन एंड सेक्शन 231। और उसमें ये बताया गया था देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन, 7 तरह के पर्सन में लोग आते हैं। इंडिविजुअल, दूसरा आया था एचयूएफ, फर्म, AOPBOI, company, local authority and artificial juridical person. There were 7 टाइप ऑफ पर्सन्स, उसी में एक एचयूएफ भी था। और जब मैंने उस समय बेसिक आपको एचयूएफ का दिया था तो मैंने ये बताया था कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं मिताक्षरा संप्रदाय, और दूसरे को कहते हैं दाय भाग संप्रदाय। मिताक्षरा संप्रदाय का सिस्टम ये होता है कि जैसे ही किसी फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है, कोई न्यू बॉर्न बेबी आता है, ऑटोमेटिकली वो मेंबर बन जाता है फैमिली का। यहां पर भी कोई बच्चा अगर पैदा होता है, दैट बिकम्स द मेंबर ऑफ द फैमिली, पार्ट ऑफ द फैमिली। सर ये तो सब में होता है, कोई नई बात नहीं बताई। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। जो दाय भाग संप्रदाय है वो हम बाद में पूछते हैं आपसे। मिताक्षरा संप्रदाय में जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, वो अपने हिस्से की डिमांड कर सकता है। अब सर बच्चा तो छोटा होगा, रो रहा होगा, वो कैसे डिमांड कर लेगा हिस्से की? दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ। एज एंड व्हेन अ न्यू बेबी born, the the right will be given to the child that he can or she can demand its property, the right in the property, they can claim that। भले वो ना करें, लेकिन हाँ उनका हिस्सा बन जाता है। यानी बच्चा पैदा हुआ नहीं, वो रोना शुरू कर देता है, सर वो किलकारी मारता है, रोता नहीं है, वो रोना शुरू करता है, मुझे मेरा हिस्सा दो। अच्छा, दाय भाग संप्रदाय, देखो नाम ही है इसका, अगर थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से देखें तो मिताक्षरा को पढ़ा जाए तो मित्र नाम याद आता है, और दाय भाग को अगर पढ़ा जाए तो दया याद आता है। वो दया वाला, वो वाला नहीं, सीआईडी वाला दया नहीं।
दाय भाग संप्रदाय क्या बोलता है? दाय भाग संप्रदाय बोलता है कि भैया अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पिता जिंदा है। यानी किसी पिता के जिंदा रहते वो प्रॉपर्टी में पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकता, अपना हिस्सा नहीं ले सकता। दैट इज नोन एज दाय भाग संप्रदाय। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि आप किस हिस्से में रहते हैं, मतलब आपके ऊपर दायभाग संप्रदाय एप्लीकेबल होता है या मिताक्षरा संप्रदाय एप्लीकेबल होता है, आप किस सिस्टम में आते हैं, तो मोस्ट ऑफ यू विल टेल या मोस्ट ऑफ यू विल गिव रिप्लाई रिलेटिंग टू द दायभाग संप्रदाय। ऐसा नहीं है। ये सिस्टम केवल और केवल असम और वेस्ट बंगाल पर एप्लीकेबल है और रेस्ट ऑफ इंडिया पर ये एप्लीकेबल होता है। मेरी बात समझ में आई? यानी अगर आप महाराष्ट्र में हैं, राजस्थान में हैं, एमपी में हैं, यूपी में हैं, तो इसका मतलब आप मिताक्षरा संप्रदाय की कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप वेस्ट बंगाल और असम के में रहते हैं तो इट मीन्स वहां पर दायभाग संप्रदाय रहता है। क्लियर हुआ? अब ऐसा नहीं है आज कोई जाएगा बच्चा अपने घर कहेगा उत्तराखंड का, पापा पापा मुझे मेरा हिस्सा दो, दो चमाटे यहाँ से दो चमाटे वहां से पड़ेंगे दोनों। तो कहने का मतलब ये आपका सिस्टम है एचयूएफ का। हम लोग को ये बताया गया था शुरू में इनिशियल लेवल पर कि सर पर्सन में एचयूएफ आता है, इट मींस कि अगर कोई एचयूएफ है उसको हम लोगों ने सेपरेट टैक्स सिस्टम बना रखा है उसके लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? जिस तरह इंडिविजुअल को माफ होता है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है, उसी तरह एचयूएफ के लिए भी थ्रेशोल्ड लिमिट डिस्क्राइब की गई है। अच्छा, यानी इसका भी पूरा एक असेसमेंट ऑफ एचयूएफ पढ़ना पड़ता है, वही तो पढ़ रहे हैं। अब शुरू करें। एचयूएफ इज नॉट फाउंड इन द इनकम टैक्स एक्ट, देयरफॉर द एक्सप्रेशन एचयूएफ मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम द हिंदू लॉ। ठीक है। A Hindu undivided family is neither the creation of law nor of a contract, but arise from the status. Creation of HUF is a God-gifted phenomenon. As soon as the married Hindu gets a child, a new HUF comes into existence. It is not at all necessary that every HUF must have joint property or family income. जरूरी नहीं कि आपके पास एक पुरानी प्रॉपर्टी हो तभी वो HUF कहलाएगा। आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ और बच्चा है, दे कैन क्रिएट देयर एचयूएफ। आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर टू कंस्टिट्यूट एचयूएफ। इकलौता बंदा होगा तो सर्वाइवरशिप में आएगा। उसका क्या सिस्टम है लास्ट में देखेंगे। सर्वाइव एक अकेला बंदा क्या एचयूएफ बना सकता है? अगर मान लो फैमिली में 5 मेंबर थे, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं 4 मेंबर पास्ट अवे, एक इकलौता बच्चा, तो क्या वो एचयूएफ की तरह ट्रीट किया जाएगा? थोड़ी देर में मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, सर्वाइवरशिप के बारे में। So however, even if there would be a one member, male or female, along with the family members, it can be achieved either by survivorship or even on partition। ठीक है ना? जैन एंड सिख को भी इसी में शामिल किया गया है। को पार्टनर और मेंबर्स में फर्क होता है। अब हम लोग एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। मैंने अभी ऊपर वर्ड यूज किया था दे कैन बिकम अ मेंबर, दे कैन बिकम अ मेंबर, लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा और आगे कंटिन्यू किया तो मैंने कहा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है एचयूएफ में तो दे कैन क्लेम पार्टीशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एचयूएफ। दे बिकम द को पार्टनर। तो को पार्टनर का मतलब होता है सहभागी, मेंबर का मतलब होता है सदस्य। दोनों में फर्क समझेंगे। तो मेंबर और को पार्टनर दो अलग अलग वर्ड हैं। एचयूएफ में रहने वाला पर्सन, एचयूएफ के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे तो मेंबर्स हैं ही हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मेंबर्स को पार्टनर्स भी तो हों। को पार्टनर केवल वही कहलाता है जिसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने का अधिकार है। ओके, मैंने क्या कहा? को पार्टनर वो होता है जो मेंबर तो है ही, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली टू बी ट्रीटेड एज अ मेंबर ऑफ द एचयूएफ। लेकिन को पार्टनर सहभागी केवल वही होगा जो प्रॉपर्टी में पार्टीशन का क्लेम कर सकता है। मेरे एक एक वर्ड को इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनेंगे। जो क्लेम करने का दावा रखता है दे कैन बिकम अ को पार्टनर। जैसे अच्छा,
को पार्टनर में पहले शुरुआत में हम लोग को ये बताया जाता था कि 2005 के पहले 9 सितंबर 2005 के पहले यही था कि केवल एक मेल मेंबर ही को पार्टनर होता है, फीमेल्स नहीं हो सकती। लेकिन वहां से सिस्टम बदला गया और कहा गया ना, एवन द डॉटर डॉटर जो होती हैं वो भी को पार्टनर अब मानी जाती हैं। यानी कि जिस तरह सन का जितना राइट है फैमिली में, उतना ही राइट एक डॉटर का भी होता है। यानी कि डॉटर्स कैन नाउ बिकम अ को पार्टनर, क्योंकि वो भी क्लेम कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर वाइफ की बात नहीं हो रही, डॉटर इन लॉ की बात नहीं हो रही। मेरी बात समझ रहे? वो को पार्टनर, दे कैन बिकम द मेंबर्स बट दे कैन नॉट बिकम अ को पार्टनर। वो क्लेम नहीं कर सकते पार्टीशन का, लेकिन हाँ पार्टीशन में हिस्सा जरूर ले सकते हैं। दे कैन नॉट क्लेम, वो क्लेम नहीं कर सकते पार्टीशन में, लेकिन पार्टीशन में हिस्सा मिल जाता है, वो दूसरी बात है। दोनों में फर्क है। जो क्लेम कर सकता है वो को पार्टनर है, तो वाइफ और सन्स वाइफ क्लेम नहीं कर सकते। हाँ पार्ट उसमें हिस्सा मिल गया वो अलग बात है। अब क्लियर हुआ? तो को पार्टनर और मेंबर में फर्क समझ में आया जी। एक एचयूएफ में मेंबर्स होते हैं, चाहे मेल हो, फीमेल हो, एडल्ट हो, माइनर हो, सन हो, डॉटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सम ऑफ द मेंबर ऑफ एचयूएफ आर डेजिग्नेटेड एज को पार्टनर। मेंबर तो सारे हैं, उसमें से कुछ को पार्टनर हैं, दे आर फ्रॉम अमंग द मेल मेंबर। लेकिन 9 सितंबर से डॉटर्स, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड, विल बी द को पार्टनर ऑफ द फैमिली। यानी कि अब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए हिस्सेदारी सेम हो गई है 9 सितंबर 2005। और यहाँ पर केवल बात की गई है वर्ड डॉटर की। किसकी बात की गई है? केवल डॉटर। द को पार्टनर मस्ट बी अ मेंबर, बट अ मेंबर ऑफ द फैमिली नीड नॉट बी अ को पार्टनर। बता दिया। Only a male member and a daughter of the Karta of a family can be co-partner. All the co-partners of the family constitute what is called co-partnering. So, co-partner acquires by birth an interest in the joint property of the family. Only may a member having no right to claim partition. जब तक कि वो co-partner ना हो तब तक वो claim नहीं कर सकता partition का। अब daughter of co-partner shall by birth become a co-partner in her own right in same manner as the son. Hence a daughter can also ask for partition. तो वो co-partner बन जाते हैं। However, other family female members of the family, जैसे वाइफ हो गई या सन डॉटर इन लॉ हो गई, उसकी बात कर रहे हैं, वो मेंबर ही रहती हैं, वो को पार्टनरी के राइट्स नहीं रखती। हाँ उनको हिस्सा मिल जाए वो अलग बात है। ठीक है ना? अब आते हैं को पार्टनर के बारे में। एट एनी पर्टिकुलर टाइम, ढंग से सुनेंगे, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके पहले भी आपको कोपार्टनर मेंबर्स की अच्छी खासी जानकारी हो गई, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ढंग से सुनेंगे। एट एनी पर्टिकुलर टाइम एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इट इज लिमिटेड टू अ मेल मेंबर within 4 डिग्री ऑफ द कॉमन मेल एंसेस्टर। जो कॉमन मेल एंसेस्टर है मिस्टर एक्स है, उसके नीचे की 4 पीढ़ियां मेल ancestor including common ancestor and the daughter of common ancestor, so it consists of, जैसे यानी को पार्टनर में कौन कौन आएगा जरा हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। टोटल 4 पीढ़ियों के लोग आएंगे जिनको हिस्सा मांगने का अधिकार है। अभी तक ये समझ में आया को पार्टनर, हाँ जिसको हिस्सा मांगने का अधिकार है, सारे लोग हाँ बाई बर्थ आ जाता है राइट, लेकिन ये 4 पीढ़ियों तक रहता है। 4 पीढ़ियों तक रहता है का मतलब ये नहीं हुआ कि 5वीं पीढ़ी शामिल नहीं होगी ना, ऐसा मैंने नहीं कहा। बस उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। क्या है? मिस्टर ए, ये मेल एंसेस्टर है, ये फर्स्ट, ये जिंदा है। क्या है? अलाइव। अब इसको पकड़ लो। पकड़ने मतलब जाकर नहीं पकड़ना है, हाँ उसको देखो। मिस्टर ए है, उसके बच्चे हैं, बच्चा नंबर 1, बच्चा नंबर 2, बच्चा नंबर 3 और उसकी एक डॉटर है। क्योंकि अब डॉटर एंड सन बोथ हैव इक्वल राइट्स, तो ये सारे के सारे को पार्टनर हो गए। फर्स्ट डिग्री को पार्टनर की खुद की थी, कर्ता की, लिविंग मेल एंसेस्टर की। मिस्टर ए को पकड़ा गया, उसके 4 बच्चे, हाँ वो सारे के सारे को पार्टनर है, एंड द गर्ल्स आर देयर।
उसके बाद B1 के 2 बच्चे C1 C2, B2 के 2 बच्चे C3 C4 और B3 के भी 1 बच्चे C5। डॉटर का बेटा है वो इसमें शामिल नहीं होगा, वो ना तो मेंबर होगा HUF में ना को पार्टनर में आएगा, क्योंकि उसकी फैमिली ही अलग हो गई, उसकी ब्लड लाइन बिल्कुल अलग हो गई। तो इसको तो पहले किनारे करो। तो इसमें कहा गया ये सारे को पार्टनर हैं, सन ऑफ एस को छोड़कर मिस्टर टी को छोड़ दिया जाए, तो ये बन गई आपकी थर्ड डिग्री। ठीक, पहली डिग्री मिस्टर ए, उसके बाद उसके बच्चे और उन बच्चों के बच्चे। ठीक, ये थर्ड डिग्री हो गई, लेकिन डॉटर फर्स्ट डिग्री तक, सेकंड डिग्री तक आएगी, उसके बाद उसके बच्चे और उसकी फैमिली शामिल नहीं होंगे, तो इसीलिए इसको आगे से हटा दिया गया। C1 C2 के 2 बच्चे, C3 C4 का 1 और C5 का 1, ये सारे को पार्टनर हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये फोर्थ डिग्री है। और ये फोर्थ डिग्री, ये सारे लोग पार्टीशन मांग सकते हैं, दे कैन क्लेम कर सकते, दे आर द को पार्टनर। लेकिन अब इसके आगे की जो पीढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं, आने दो उसको, आ रही आने दो, लेकिन वो केवल मेंबर्स बन सकते हैं, दे कैन नॉट बिकम अ को पार्टनर। दोनों में फर्क समझ में आया, यानी कि 4 जनरेशन तक हम लेकर के चलते हैं। लेकिन 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, अगर इसकी डेथ हो जाए मिस्टर ए की, तो फर्स्ट डिग्री यहां से स्टार्ट हो जाएगी और उसकी फर्स्ट डिग्री एंड होगी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर ये ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो ये सारे के सारे को पार्टनर्स बन जाएंगे। सेट क्लियर ना? पक्की बात है। एक अनमैरिड को पार्टनर, मान लो किसी बंदे की शादी नहीं हुई है और उसको उसका हिस्सा मिल जाता है, तो अकेला है, क्योंकि शादी नहीं हुई तो क्या है, अकेला है। अब अकेला है तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो बना नहीं सकता जब तक कि उसकी शादी नहीं होती। जैसे ही वो उस प्रॉपर्टी को संभाल कर रखता है, जैसे ही उसकी शादी होती है वो HUF क्रिएट कर सकता है। लेकिन जब तक उसकी मैरिज नहीं होती, वो सर्वाइवरशिप में अकेले के दम पे या लोन मेंबर्स के हिसाब के वो इंडिविजुअल की तरह टैक्स सिस्टम उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक, कर्ता कौन होता है? कर्ता कोई भी हो सकता है, माना जाता है सीनियर मेल मेंबर। अब फीमेल भी इक्वल राइट रखती हैं तो वो भी आ सकती हैं, तो कर्ता सीनियर मेल मेंबर या सीनियर फीमेल मेंबर। जूनियर को भी अपॉइंट किया जा सकता है, अगर सारे मेंबर कह दे कि यही हमारे घर का कर्ता और धर्ता है। तो अगर फैमिली में कोई मेल मेंबर ना हो और यहाँ सारे मेल मेंबर्स माइनर हों, तो एक वीमेन को भी मैनेजर या कर्ता बनाया जा सकता है। चूंकि अब डॉटर भी इक्वल राइट रखती हैं, तो वो कर्ता आराम से बन सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्वाइंट प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है? मान लो एक फैमिली है, पिछले पुरखों की प्रॉपर्टी आई तो ठीक है, वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी में है। फैमिली के हर एक मेंबर ने कमाया और फैमिली को दिया, ठीक है, वो भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी में आ गया। फैमिली की कमाई जो अपनी होती है वो भी ज्वाइंट प्रॉपर्टीज में आती हैं। जो पुरखों से प्रॉपर्टी आई है उसमें कुछ एक्रीशन हो रहा है, ऑटोमेटिकली FD का इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है, तो वो भी ज्वाइंट प्रॉपर्टीज का ही हिस्सा माना जाएगा। क्लियर हुआ? ये सारी की सारी हमारी ज्वाइंट प्रॉपर्टीज होती हैं। एक केस लॉ है, याद रखेंगे, इसमें कहा गया है कि हिंदू फीमेल नॉट बीइंग अ को पार्टनर, अगर कोई को पार्टनर नहीं है, कोई फीमेल मेंबर है, कैन नॉट ब्लेंड हर प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी विद द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी को ज्वाइंट फैमिली में नहीं दे सकती। ये याद रखेंगे। भाई आप मेंबर हो, आपको पार्टनर नहीं हो, आप फीमेल मेंबर हो, तो आप अगर को पार्टनर की हैसियत नहीं रखते हो, तो आप अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी को ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कैसे दे सकते हो? हावर शी कैन मेक अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू द फैमिली। अच्छा, a female member could not throw her property into the family hodgepodge, and the only way she could achieve her purpose was either by gifting it or selling to the family. वो डायरेक्ट अपनी प्रॉपर्टी कुछ कमा रही है तो उसकी वो सेपरेट हमेशा मानी जाएगी। लेकिन अगर वो उसको गिफ्ट देना चाहे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को दे सकती है, सेल करना चाहे कर सकती है। मैंने आपको ये बता दिया मिताक्षरा संप्रदाय और दायभाग संप्रदाय।
ये सारी चीजें बता दी। अब आते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। अगर देखा जाए तो इसके कुछ हिस्से को हम लोगों ने क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर में पढ़ भी रखा था, यहाँ पर वो रिवीजन हो जाएगा और इसके अलावा भी 2-4 नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। क्या है ये आप लिख लेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 1, अगर एचयूएफ का कोई फंड है, ये एचयूएफ है, इसका फंड है, इस फंड को इन्वेस्ट कर दिया गया है किसी कंपनी में, और इस कंपनी का डायरेक्टर या कोई फर्म है, उस फर्म का पार्टनर, ये इसके मेंबर्स हैं। हो गई ना प्रॉब्लम, हो गई ना। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई फंड है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का और उसको किसी कंपनी या फर्म में लगाया जाता है, फी और रिमनरेशन अगर उस मेंबर को दिया जाता है, यानी कि एज अ डायरेक्टर और द पार्टनर in the company or firm may be treated as income of the family in case the fee or remuneration is earned essentially as a result of investment of firm. इन डायरेक्टर्स को अगर कोई फी या रिमनरेशन दिया जाता है तो एचयूएफ की ही इनकम मानी जाएगी। ये जबरदस्ती आप अपनी इनकम को डाइवर्ट नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने? आप अपनी इनकम को जबरदस्ती डाइवर्ट नहीं कर सकते। लेकिन सर हो सकता है ये डायरेक्टर या पार्टनर जो कंपनी या फर्म के है ना, वो मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? मेहनत करते हैं और मेहनत की कमाई खाते हैं। ये डाइवर्जन वाला केस हर जगह नहीं एप्लीकेबल होता। सरकार को क्या लगता है हर जगह डाइवर्जन हो रहा है क्या? अगर कोई फैमिली मेंबर है किसी कंपनी में किसी कंपनी में डायरेक्टर है, या फैमिली मेंबर है किसी फर्म में पार्टनर है और वहां से वो अर्न करते हैं, तो क्या जबरदस्ती हम उसकी इनकम को एचयूएफ की माने? अगर एचयूएफ ने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है ऐसी कंपनी या फर्म में तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। आगे की लाइन वही बोलता है, अगर फी या रिमनरेशन जो उन मेंबर्स को दिया जाता है उनकी उन सर्विसेज के लिए दिया जाता है जो एज अ डायरेक्टर या पार्टनर की हैसियत से वो सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो उनकी अपनी इनकम मानी जाएगी। उसको फर्म के साथ, उसको एचयूएफ के साथ अटैच करने की जरूरत नहीं। बस मैं फिर बोलता हूं, अगर कोई एचयूएफ है, उस एचयूएफ का कोई मेंबर किसी कंपनी में डायरेक्टर है या वहां किसी फर्म में पार्टनर है, एचयूएफ ने उठाया अपने किसी फंड को इन्वेस्ट कर दिया उस कंपनी या पार्टनरशिप फर्म में जिसमें ऐसा मेंबर डायरेक्टर या पार्टनर है, तो उस कंपनी या फर्म से उस मेंबर को जो भी फीस या रिमनरेशन मिलेगी वो यहीं पर मानी जाएगी, जब तक कि वो ये प्रूफ न कर दें कि उनको जो मिलने वाला अमाउंट है वो उनकी पर्सनल कैपेसिटी में मिल रहा है, वो एक्चुअली में वो वहां पर बेनिफिट दे रहे हैं, सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। नहीं तो हम ये मानकर चलेंगे कि आपको जो भी रिमनरेशन मिल रहा है वो दैट इज ड्यू टू द फंड है, क्योंकि एचयूएफ ने वहां पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इसलिए आपको वहां पर रिमनरेशन मिल रहा है। हम तो डायरेक्ट यही बात करके चलेंगे ना। अब समझ में आई बात? बिल्कुल ठीक है। वेयर अ मेंबर ऑफ एचयूएफ इज पार्टनर इन अ फर्म, वेयर अ मेंबर ऑफ एचयूएफ इज अ पार्टनर इन अ फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली। ओके, अगर कोई फर्म का मेंबर है और वो पार्टनर बन जाता है ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली एंड ऑन पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी पार्टनर, सॉरी सॉरी, फिर से पढ़ते हैं, वेयर अ मेंबर ऑफ एचयूएफ इज अ पार्टनर इन अ फर्म on behalf of the family, okay, and on partition of the property of the family, the share in the firm is allotted to such a member. Subsequently to such allotment, when the firm settle its account, the whole income for that year would be income of the individual and no part of the income would be added to the income of the family. भाई एक पार्टनर है किसी किसी फर्म में, वो किसी न किसी एचयूएफ का मेंबर होगा ही होगा। अगर कोई पार्टनरशिप में पार्टीशन होता है तो वो उसका पर्सनल लड़ाई झगड़ा और अलग होना है, उसको क्यों तुम एचयूएफ में शामिल करोगे? बिल्कुल जेन्युइन बात है भाई। द पर्सनल अर्निंग
वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द फैमिली। सर बिल्कुल ठीक है, सब चीज नॉर्मल है, शुरू वाला जो मैंने बताया वही अच्छा था, बाकी सब तो बिल्कुल कॉमन है। इनकम कैसे कैलकुलेट होती है वो आपको पता चल रहा है। Any sum paid by an HUF to a member of the family out of the income is not deductible in the income of the family. However, अगर कोई मेंबर है फैमिली का और फैमिली के लिए काम कर रहा है तो उसको दिया जाने वाला रिमनरेशन, एनी सम पेड बाय एन HUF टू अ मेंबर ऑफ द फैमिली, तो भैया उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। यानी HUF अगर मेंबर अपने किसी मेंबर को कोई रिमनरेशन वगैरह देता है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता। लेकिन however, such amount will not be included in the income of such, whether the family has paid tax on its income or not। छोड़ दो, सेक्शन 10 की बात, 10(2) की बात कर रहा है। If any remuneration is paid by HUF to the karta or any other member of the services rendered by them for the purpose of conduction of the family's business, the remuneration is deductible। मान लो एक HUF है और उस HUF ने ये डब्बा बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना, ये बॉक्स बनाने का काम करते हैं। अब उस बॉक्स को बनाने में फैमिली का कुछ मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो उनको जाहिर सी बात है हम कुछ ना कुछ वेजेस देंगे, सैलरी देंगे। नाउ लेट मी नो वेदर दीज वेजेस और सैलरी शैल बी अलाउड एज एन एक्सपेंसेस और नॉट। सर अगर बाहरी लोगों को देते तो अलाउड होता, तो क्यों ना मेंबर्स को देकर उसको अलाउड करें। गॉट इट, ठीक है ना, अलाउ हो जाएगा। अगर कोई करता है उसको कुछ पैसा दिया जा रहा है तो उसको भी अलाउड किया जा रहा है, किया जाएगा, क्योंकि बिना कर्ता के तो फैमिली के अफेयर्स चलेंगे नहीं, फैमिली का बिजनेस आगे बढ़ेगा नहीं। किसी न किसी कर्ता की जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अगर कर्ता बिजनेस अफेयर्स है, फैमिली अफेयर्स को मैनेज या मेंटेन करता है और उसके बदले में कुछ रिमनरेशन पाता है, तो दिस इज अ नॉर्मल थिंग। स्त्री धन को फैमिली इनकम में शामिल नहीं किया जा सकता, नॉर्मल सी चीज है। पर्सनल इनकम को नहीं लाया जा सकता, ठीक है। आते हैं, बस खत्म होने वाला है आपका चैप्टर, तो बिल्कुल सिंपल ही था। पार्टीशन ऑफ HUF फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन कैसे होता है। पार्टीशन दो तरह के होते हैं, एक होता है कंप्लीट पार्टीशन, एक होता है पार्शियल पार्टीशन। अगर फुल पार्टीशन की बात करें तो ईच एंड एवरी मेंबर शेल गेट देयर डिवीजन और देयर पोर्शन इन द प्रॉपर्टी एंड द फंड्स। हर एक मेंबर को उसका हिस्सा दिया जाता है, दैट इज नोन एज कंप्लीट पार्टीशन। पार्शियल पार्टीशन क्या होता है, भाई 10 मेंबर है उसमें से 3 करें हम अलग होना चाहते हैं, उनको कुछ हिस्सा दे दिया गया 3 लोगों को, दैट इज नोन एज पार्शियल पार्टीशन। पार्शियल पार्टीशन का मतलब 7 लोग अभी भी इकट्ठे हैं, 6 लोग अभी भी इकट्ठे हैं, 3 और 4 लोग बाहर हो गए, 5 लोग बाहर हो गए, 6 लोग बाहर हो गए, 4 5 6 लोग अभी भी एक साथ हैं। जो जितने लोग एक साथ हैं वो ज्वाइंट कहलाएंगे अभी भी, और जो लोग निकल गए वो सेपरेट कहलाएंगे। लेकिन टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से मैं फिर बोलता हूं, कंप्लीट पार्टीशन को ही तवज्जो दी गई है, क्योंकि कंप्लीट पार्टीशन जब पार्टीशन होता है तो द फैमिली हैज टू डिक्लेयर इट while they are just filing their return of income to the assessing officer. Now the assessing officer shall inspect whether the partition is full or partly। अगर ये पार्टली है तो उसको ऐसे माना जाएगा जैसे कि कोई पार्टीशन हुआ ही नहीं, ओनली फॉर द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पार्टीशन माना ही नहीं जाएगा जब तक कि वो कंप्लीट पार्टीशन ना हो। जब कंप्लीट पार्टीशन होगा तो ही माना जाएगा पार्टीशन हुआ है, चलो चलो अब ये छोटी छोटी HUF बन गई, ये इंडिविजुअल बन गया, सबको अलग अलग देखेंगे फिर। लेकिन अगर पार्शियल पार्टीशन हुआ है तो ये माना जाएगा पार्टीशन तो हुआ ही नहीं है, और सबकी जो लायबिलिटी वैसी होगी जैसे मेंबर्स की ज्वाइंट एंड सेवरल होती है। समझ में आई बात? यस सर। हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑन पार्टीशन? सबको मिलना चाहिए हिस्सा, सारे को पार्टनर को। A son in the womb of his mother at the time of the partition, जो माँ की कोख में पल रहा बच्चा है उसको भी उसका हिस्सा मिलेगा। वाह। Mother who gets an equal share of the partition takes place among her son after the death of her husband, ठीक है। वाइफ को भी हिस्सा मिलता है अपने बेटे के बराबर का।
असेसमेंट आफ्टर पार्टीशन, ये मैंने आपको बता दिया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन मैंने रेड में लिख रखी है। दैट्स इट, डन। पार्टीशन दो तरह का होता है, टोटल पार्टीशन यानी फुल पार्टीशन और पार्शियल पार्टीशन, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये याद रखेंगे, ये सब मैंने आपको बता दिया है, कुछ भी छूटा नहीं है। एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली पार्टनर नहीं बन सकती फर्म का, लेकिन अपने कर्ता के बिहाफ पर वो पार्टनरशिप में एंट्री कर सकते हैं। यानी एचयूएफ अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना चाहे तो सारे मेंबर चलो 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 पार्टनर बनते हैं, वहीं पर खेलेंगे कूदेंगे मिलजुल कर। नहीं भैया, कोई आपका एक कर्ता जो है ना वो पार्टनर बन जाएगा फर्म एचयूएफ के बिहाफ पे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कैन अ फीमेल बिकम अ कर्ता? अब चूंकि राइट बराबर बराबर दे दिए गए हैं तो कहा गया है यस, चूंकि वो को पार्टनर बन सकती है तो वो कर्ता भी बन सकती है। अगर केवल फैमिली मेंबर में एक फीमेल मेंबर है, केवल सोल सर्वाइविंग मेंबर है, हाँ या ना, तो एक इकलौता तो कंस्टिट्यूट नहीं कर सकता क्या एचयूएफ? उसके लिए दो मेंबर का होना जरूरी है, पहली चीज। दूसरा, अब कोई एक फीमेल मेंबर है और अकेली रह गई है, अब या तो वो अनमैरिड डॉटर है या तो विडो है। अगर अनमैरिड डॉटर है तो जैसे ही उसकी शादी होगी वो एचयूएफ क्रिएट कर सकती है, क्योंकि वो कर्ता बन सकती है तो उसकी प्रॉपर्टी उसी की है तो एचयूएफ क्रिएट कर सकती है। लेकिन जब तक वो अकेली है तब तक वो एचयूएफ क्रिएट नहीं कर सकती, उसको इंडिविजुअल के बेसिस पर टैक्स सिस्टम लगे। अगर विडो की बात करते हैं तो अकेली है तो भी वो, क्योंकि को पार्टनर तो माने नहीं जाते, तो इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन हिस्सा तो उसको मिला है, लेकिन जैसे ही वो किसी बच्चे को गोद लेगी वो ऑटोमेटिक एचयूएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? वाइफ इन एचयूएफ, मिस्टर ए, मिसेज ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, डॉटर, ये सब बता चुके हैं, हो गया, सब बता चुके हैं। फैमिली ऑलवेज सिग्निफाइज अ ग्रुप, प्लूरलिटी, प्लूरलिटी यानी कई लोग होने चाहिए, ऑफ पर्सन इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ अ फैमिली, अ सिंगल पर्सन मेल और फीमेल डजंट कंस्टिट्यूट अ फैमिली, assessment in the status of HUF can be made only when there are two or more members of the HUF. Yes. A sole surviving co-partners hold the ancestral property but would be assessed as an individual in the absence of any other member. However, if he adopts a child or get a marry, it would immediately accessible as HUF because the adopted child become the child would have equal share in the प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं, बहुत ही इजी टॉपिक था, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट सेशन में इसके 3 या 4 क्वेश्चन है, विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस और हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट सेशन में 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे, उसको खत्म करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अच्छा है, थैंक यू, थैंक्स सो मच।